डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सम सीमांत उपयोगिता नियम। और इसमें हमने अध्ययन किया था कि एक उपभोक्ता किसी भी वस्तु को क्रय करते समय ये ध्यान रखता है कि उससे उसकी सीमांत उपयोगिता उतनी प्राप्त हो रही है या नहीं। अगर सीमांत उपयोगिता इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज़ लेस देन पी एक्स, यानी अगर सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत से अधिक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो हमारे लिए वस्तु सस्ती है। इसलिए एक उपभोक्ता अधिक से अधिक वस्तु क्रय करना चाहेगा, ठीक है। जबकि अगर सीमांत उपयोगिता इज़ लेस देन प्राइस ऑफ एक्स, यानी सीमांत उपयोगिता अगर कम है किससे, उसकी वस्तु की कीमत से, तो इसका मतलब वो हमारे लिए वस्तु महंगी होगी। तो दोनों ही कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती। इसलिए हम क्या कहेंगे कि एक उपभोक्ता ये चाहेगा कि सीमांत उपयोगिता, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर हो, ठीक है। तो ये संतुलन की स्थिति होगी। इस बात का हमने पहले अध्ययन कर लिया था। अब हमने बात की थी कि दो शर्तें होती है उपभोक्ता की जो है वस्तु को क्रय करने की, ठीक है। अब उपभोक्ता चूंकि एक वस्तु तो क्रय करता नहीं है, एक साथ दो या तीन वस्तुओं को तुलना करता है और उसके आधार पर ये देखता है कि तीनों वस्तुओं से उसे समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है या नहीं, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि ये जो है अगर उपभोक्ता एक से अधिक वस्तु क्रय करता है, ठीक है, तो एम यू एक्स इज अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, यानी उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके बराबर, या दूसरी वस्तु खरीद रहा है एम यू वाई, अगर हम देखें सीमांत उपयोगिता y की सीमांत उपयोगिता उसकी प्राइस ऑफ y इज इक्वल टू एम यू जेड अपॉन पी जेड बराबर डैश डैश, अगर हम देखें आगे तो एम यू एन अपॉन प्राइस ऑफ एन। ये पहली कंडीशन है कि अगर उपभोक्ता, जैसे ये पहली वस्तु है, ये पहली वस्तु है जैसे आम कहते हैं अपन, ये दूसरी वस्तु है जैसे हम कहते हैं सेम, ठीक है, और ये तीसरी वस्तु है अगर हम जैसे केला कह दें, तो तीनों वस्तुओं से अगर वो क्रय करता है तो ये देखेगा कि तीनों से समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है या नहीं, ठीक है। और अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो संतुलन में नहीं होगा, क्योंकि अगर पहली सेब और केले में तुलना करें वो, तो दोनों से बराबर सीमांत उपयोगिता उसे मिलनी चाहिए। जैसे अगर ये दोनों देखें हम, सेब और केला है, ठीक है, तो अगर वो उतनी इकाइयाँ क्रय सेब की खरीदेगा, जैसे ये सेब की है और ये होगी केला की, तो वो उतनी सेब की इकाइयाँ खरीदेगा जितने, और केले की भी उतनी इकाइयाँ खरीदेगा कि दोनों से समान सीमांत उपयोगिता उसे प्राप्त हो, ठीक है, चाहे उनके भाव अलग अलग हो। और ये तीसरी चीज़ हो गई, अगर तीनों खरीद रहा है वो, तो हम ये देखेंगे कि तीनों से, ये सेब केला और ये आम हो गया, तो तीनों से समान सीमांत उपयोगिता मिल रही है कि नहीं। अगर नहीं मिल रही है तो फिर हम कहेंगे कि वो संतुलन की स्थिति में नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक बात की थी कि प्राइस की शर्त होती है, ठीक है, उपभोक्ता की आमदनी की भी शर्त होती है। तो आमदनी की शर्त के लिए हम देखेंगे कि एक उपभोक्ता चाहेगा, जैसे दो वस्तु खरीद रहा है, तो प्राइस P1X1 प्लस P2X2, इसका मतलब X वस्तु की कीमत और X वस्तु की मात्रा, और Y वस्तु की कीमत और Y वस्तु की मात्रा, ठीक है, या Y2 से कह सकते हैं, P1X1 P2Y2 बराबर प्राइस ऑफ M1, ठीक है। यानी ये आय की शर्त है कि उपभोक्ता की आय इतनी है, उससे ज़्यादा वस्तु नहीं खरीद सकते, तो दोनों वस्तुओं की तुलना करेगा और उसके आधार पर उसकी आय के बराबर ही वो वस्तु क्रय कर सकता है। तो इस शर्त के अनुसार उपभोक्ता द्वारा X वस्तु पर किया गया वह खर्च, यानी X वस्तु पर जो किया गया खर्च है, ये X वस्तु है, ठीक है, यानी जैसे हम X.PX, यानी X वस्तु पर किया गया खर्च, तथा Y वस्तु पर किया गया खर्च, ये जो है आपके देखो, ये Y वस्तु पर Y.PY, ये Y वस्तु पर किया गया खर्च है, उपभोक्ता की आय के बराबर होना चाहिए। ये पहली शर्त है। ये एक शर्त, क्योंकि आय से ज़्यादा नहीं हो सकती, आय से कम होगी तो उसे संतुलन स्थिति में नहीं होगा, ठीक है। तो हमने एक उदाहरण लिया था कल,
तो और उस उदाहरण के अनुसार हमने देखा था कि एक उपभोक्ता ये देखेगा कि जितनी वस्तुएं वो खरीदता है उससे उसको बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है या नहीं। ठीक है, अब तो पहली शर्त तो ये हो गई आपके, इसका मतलब पहली शर्त क्या हो गई कि MUX, यानी पहली शर्त हो गई MUX अपॉन PX इज बराबर MUY अपॉन PY बराबर MUZ बटे PZ अपॉन बराबर MUN अपॉन PN। ये पहली कंडीशन हो गई। और यहाँ पर I की शर्त भी डाल ली। I की शर्त हो गई P1X1 प्लस P2X2 P2Y2 बराबर M। ठीक है, तो ये I की शर्त है, क्योंकि I निश्चित है, उसके 10 रुपये हैं उसके पास, और 10 रुपये की वस्तु खरीदेगा वो, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो पहली शर्त तो हो गई ये। इसलिए हम अगर तालिका से भी हमने कल अध्ययन किया था कि उपभोक्ता ये देखेगा कि जैसे 4 इकाइयाँ हमने पढ़ी थी कि 3 इकाइयाँ अगर वो केले की खरीदता है, ठीक है, तो 3 इकाइयाँ मात्रा जो है 3 किलो केले खरीदता है तो 300 रुपये। तो हमने बात की थी कि 3 किलो केले, कल वाली जो तालिका में हमने पढ़ा था कि जैसे उस तालिका को वापस बनावे तो अगर अपन देखें तो वस्तु की मात्रा कितनी है, जैसे वस्तु की मात्रा होगी यहाँ पर, वापस उस तालिका को अगर अध्ययन करें तो वस्तु की मात्रा किलो में अगर देखें अपन, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये किलोग्राम में है। ठीक है, अब ये केले अगर अब देखें, केले से और केले की जो है जो सीमांत उपयोगिता मिल रही है केले से, वो अब इसको अपन देखें भाव क्या है, तो 30 रुपये प्रति केजी, 30 रुपये केजी, 1 किलो का 30 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर हमने सेब का उदाहरण लिया था, सेब से कितनी सीमांत उपयोगिता मिल रही है, इसमें हमने उदाहरण दिया था कि सेब के भाव है 90 रुपये प्रति केजी। ठीक है, और ये केले से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है। ठीक है, तो उसका उदाहरण लिया, जैसे अपने 1 किलो केले से 385 सीमांत उपयोगिता मिल रही है, 2 किलो से सीमांत उपयोगिता घटेगी तो 355 हो रही है, 3 किलो केले अगर खरीद रहा है तो 300 सीमांत उपयोगिता मिल रही है, 4 किलो केले खरीद रहा है तो घट करके क्या हो जाएगी 270, 5 किलो केले खरीद रहा है तो 200, इस तरह सीमांत उपयोगिता घट रही है। ठीक है, उसी तरह सेब से अगर सेब से ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, तो अगर 1 किलो केले खरीद रहा है तो सेब से 1100 सीमांत उपयोगिता मिल रही है। ठीक है, 2 किलो खरीद रहा है तो ये घट के क्या होगी 1035, 3 किलो खरीद रहा है सेब तो 985, 4 किलो खरीद रहा है तो कितना हो गया, 4 किलो से हमने याद पढ़ा था, 4 किलो से 985 900, और 5 किलो खरीद रहा है तो 840। तो यानी यहाँ भी इस केले से भी जो इकाइयाँ खरीद रहा है सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो अब हमने बात की थी कि कितनी इकाइयाँ वो केले की खरीदे और कितनी इकाइयाँ सेब की खरीदे ताकि उसे समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। ठीक है, केले के भाव क्या है 30 रुपये प्रति किलो और सेब के भाव क्या है 90 रुपये प्रति किलो। तो उपभोक्ता के पास, जबकि आय की शर्त है, यहाँ पर आय कितनी है उपभोक्ता की, अगर आय हम देखें तो 450 रुपये है। ठीक है, आय की कंडीशन है क्योंकि आय से ज़्यादा नहीं खरीद सकता। तो अब यदि उपभोक्ता हम देखें कि इसमें शर्त में अगर 3 किलो केले खरीद रहा है, कितने किलो, तो उससे कितनी सीमांत उपयोगिता मिल रही है, यदि उपभोक्ता 3 किलो केले खरीदता है, 3 केजी खरीदता है केले, क्रय करता है, तो कितनी सीमांत उपयोगिता मिलेगी, तो 3 किलो में प्रति किलो क्या भाव है 30, तो कितने आएगी सीमांत उपयोगिता क्या होगी 300 बटे 30 बराबर 10, काट दिया। ठीक है, कितने हो गए 10। और अगर 4 किलो वो खरीद रहा है किससे, 4 किलो खरीद रहा है सेब, ठीक है, और 4 केजी सेब खरीदता है, सेब खरीदने पर तो कितनी मिलेगी, 4 किलो सेब खरीदने पर देखिए 4 किलो पर है 900 सीमांत उपयोगिता मिल रही है। ठीक है, तो 4 किलो केले खरीदने पर उसे कितनी मिल रही है 900, और केले के भाव क्या हैं, ये 30 रुपये किलो है ना, 4 किलो केले खरीदने पर 900 सीमांत उपयोगिता मिल रही है, लेकिन भाव क्या है 90, तो कुल कितनी मिलेगी बराबर 900 बटे 90, तो कितनी हो जाएगी, ये भी 10। अर्थात केले और सेब
दोनों से समान उपयोगिता प्राप्त हो रही है। और आय की शर्त भी पूरी हो रही है। आय की शर्त, अगर वो 3 किलो केले खरीदे और 4 किलो सेव करे तो आय की शर्त क्या हो रही है? आय की शर्त होती है P1 X1 प्लस P2 Y2 बराबर M के बराबर। अब M हमने पढ़ा था 450 रुपये। 450 रुपये उपभोक्ता की आय है, ठीक है। अब उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता, तो अगर 3 किलो केले खरीदे तो भाव क्या है? P1 यानी प्राइस क्या है? तो 3 किलो केले खरीद रहा है, भाव 30 रुपये, ठीक है। तो 30 गुणा प्राइस 30 रुपये किलो है ना, गुणा 3 किलो खरीद रहा है, प्लस इसकी प्राइस कितनी है? 90 रुपये। कितने केले खरीद रहा है? 4। 90 इंटू 4 तो बराबर 30 या 90 प्लस 9 चौक 36 360 बराबर उसकी आय के बराबर। दोनों का मान कितना हो रहा है? 450 बराबर 4, यानी आय के बराबर। इसलिए उपभोक्ता को क्या होगा? कितने किलो केले खरीदेगा वो? 3 किलो केले और बराबर 4 किलो सेब। इससे समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। कल वाला उदाहरण में हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो वस्तु खरीदते समय उपभोक्ता ये ध्यान रखेगा कि दोनों से समान सीमांत उपयोगिता मिल रही है कि नहीं। यहाँ 3 किलो केले खरीदा तो कुल सीमांत उपयोगिता 10 की मिली, और यहाँ 4 किलो सेब खरीदा तो कुल सीमांत उपयोगिता 90 बटे भाव देख लो तो बराबर 10 की मिली। तो इसका मतलब, और आय की शर्त भी पूरी हो रही है, ठीक है। यानी तो पहली वो ये शर्त क्या होगी? ये हमने पढ़ लिया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बट ए प्राइस ऑफ एक्स बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बट ए प्राइस ऑफ वाई बराबर MUN अपन PN। तो ये दोनों से समान सीमांत उपयोगिता, इसकी 10 मिल रही है, इससे भी 10 मिल रही है। तो इस तरह ये सीमांत उपयोगिता सम सीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है। दोनों शर्तें पूरी हो रही है, प्राइस की भी शर्त पूरी हो रही है और दोनों से समान सीमांत उपयोगिता भी मिल रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर एक सम सीमांत उपयोगिता ये नियम ये बताता है कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि तब मिलेगी जब दोनों शर्तें पूरी होती हो, ठीक है। तो दोनों शर्तें कौन सी? एक तो ये शर्त, पहली शर्त ये MUX बटे PX, और एक दूसरी शर्त ये और उसकी आय की शर्त। तो दोनों शर्तें पूरी हो रही है, इसका मतलब उसे समान सीमांत उपयोगिता मिल रही है, इसीलिए इसे कहा जाता है सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो ये था नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, इसके बारे में। तो हमने बात की थी और अन्य किन किन नामों से जाना जाता है इसको? गौसेन का नियम, गौसेन का द्वितीय नियम भी कहते हैं इसको, प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं, आमदनी के आवंटन का नियम भी। आमदनी क्योंकि आमदनी बांट रहा है ना 450 रुपये, तो आमदनी के आवंटन का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अधिकतम संतोष का नियम भी कहते हैं, क्योंकि अगर वो दोनों खरीदेगा तो उसे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि ये सम सीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गए। इस प्रकार शॉर्ट में हम अगर पूछें कि सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, तो ये हमें बताता है कि उपभोक्ता यदि एक से अधिक वस्तु का उपभोग करता है तो वो ये देखेगा कि सबसे दोनों वस्तुओं से या तो जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो फिर ये हम कह सकते हैं कि वो उपभोक्ता को जो है संतुलन की स्थिति में उपभोक्ता नहीं होगा, ठीक है। तो ये ये हो गया आपके सम सीमांत उपयोगिता नियम, ठीक है। तो वापस आप अगर रिपीट करें तो सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है? ये सम सीमांत उपयोगिता नियम ये बताता है कि एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं से पर जो जितना भी वो व्यय करता है उसे ये व्यय इस तरह करना चाहिए कि प्रत्येक दिशा में जो व्यय की गई अंतिम इकाई से प्राप्त उपभोक्ता जो अंतिम इकाई से प्राप्त जो संतुष्टि है वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है। यानी दोनों से जितनी इकाई वस्तु खरीद रहा है, 2 या 3, उनसे सबसे समान सीमांत उपयोगिता उसे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए 2 शर्तें हैं, पहली शर्त ये और दूसरी शर्त ये हो गया आपके सम सीमांत उपयोगिता नियम, ठीक है भाई। समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो आप जो है इससे मेरे को वापस रेस्पॉन्स दे करके और लिख सकते हो कि भाई क्या चीज़ आपके समझ में नहीं है। वैसे नोट्स आपको उपलब्ध हैं, नोट्स में से आप इसको समझ लेना, और नहीं आए तो फिर वापस आप इसको, ये दोनों ही नियम इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा जो है सीमांत उपयोगिता आस नियम इम्पोर्टेंट है,
बाकी समसीमांत उपयोगिता नियम का भी छोटा प्रश्न बन सकता है। अब हम बात करते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम की कमियां। समसीमांत उपयोगिता नियम की कमियां या सीमाएं कह सकते हो आप इसको। समसीमांत उपयोगिता नियम की कमियां कहते हो या सीमाएं कह सकते हो, ठीक है। तो इस नियम की, देखिए हर नियम की कुछ ना कुछ कमी होती है। सबसे बड़ी कमी तो यही होती है कि उसमें कुछ मान्यताएं माननी पड़ती है आपको, और बिना मान्यता माने कोई भी नियम काम नहीं करता। तो इस नियम की क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। नंबर 1, उपभोक्ता को वैकल्पिक प्रयोग की जानकारी नहीं होती है। तो अगर पहली कमी कहें अपन, तो उपभोक्ता को वैकल्पिक प्रयोग की जानकारी नहीं होती है। वैकल्पिक प्रयोग की जानकारी नहीं होती, या पूर्ण जानकारी नहीं कह सकते हो, प्रयोग की पूर्ण जानकारी नहीं, वैकल्पिक प्रयोग की पूर्ण जानकारी नहीं होती, ठीक है। तो ये नियम क्या कहता है, हमने पढ़ा है कि उपभोक्ता को ये पता होता है कि भाई एक केले से इतनी मिलेगी और सेब से इतनी मिलेगी, ठीक है। लेकिन हर उपभोक्ता, वही आपकी बात कही, हर उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी नहीं होता, सोच समझ के खर्च नहीं करता, ठीक है। तो उपभोक्ता ये क्या, ये एक मान्यता को मान के चलता है। ये नियम जितनी हमने मान्यताएं पढ़ी, तो मान्यता को मान के चलता है कि उपभोक्ता को वैकल्पिक प्रयोग की जानकारी होती है, पूरी वैकल्पिक प्रयोग की जानकारी होती है। भाई उसे पता है कि मुझे 3 किलो केले के बराबर अगर मैं 4 किलो सेब खरीदूं तो मुझे बराबर सीमांत उपयोगिता मिलेगी। तो सेब केले में से किससे बराबर मिले, तो हर उपभोक्ता को जो है वस्तु के उपभोक्ता जो उसकी वैकल्पिक वस्तु है उसको जानकारी पूरी होती है। यानी उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, ये मान्यता आपने पहले ही मानी है। तो वास्तव में हर उपभोक्ता क्या होता है, एक विवेकशील प्राणी नहीं होता। सोच समझ के खर्च थोड़ी करता है हर उपभोक्ता, ठीक है। भाई जेब में आए, अब ये थोड़ी सोचता है कि मैं जब वापस उसको आगे भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। एक शराब पीने वाला, उसे सीमांत उपयोगिता मिलेगी या नहीं मिलेगी उसकी परवाह नहीं करता वो, ठीक है। इसी प्रकार जो नशा करने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, या जुआ खेलने वाले व्यक्ति है, तो उससे क्या सीमांत उपयोगिता मिलेगी, लेकिन फिर भी उसे वो वस्तु को खरीदता है, ठीक है। तो ये भी पहली जो आपके जो उसकी आलोचना है, पहला पॉइंट क्या था उसको जो मान्यता का, कि प्रत्येक उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होता है। तो उसकी आलोचना, उस पॉइंट की आलोचना क्या होगी, उस पॉइंट की आलोचना हो गई कि प्रत्येक उपभोक्ता को वैकल्पिक प्रयोग की जानकारी नहीं होती है। या आप इसे इस तरह भी कह सकते हो कि प्रत्येक उपभोक्ता जो है वो विवेकशील प्राणी नहीं होता है। प्रत्येक उपभोक्ता विवेकशील प्राणी नहीं होता है। हर उपभोक्ता सोच समझ करके खर्च करे तो फिर हर कोई अर्थशास्त्री बन जाएगा। समझ में आई बात। तो हर व्यक्ति उपभोक्ता, इसको आप इस पॉइंट को इस तरह भी लिख सकते हो कि हर उपभोक्ता विवेकशील प्राणी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह नियम इस मान्यता पर आधारित है। कौन सी मान्यता पर, कि उपभोक्ता को उसके सभी वैकल्पिक प्रयोग की पूर्ण जानकारी होती है। भाई 1 किलो केले के बराबर कौन सी वस्तु से सीमांत, केले के सेब मिलेगी, अनार मिलेगा, आम मिलेगा, यानी सबकी जानकारी। 1 किलो केले के बराबर 1 किलो आम, ठीक है, या 1 किलो आम के बराबर 2 किलो केले, ये सभी उपभोक्ताओं की पूर्ण जानकारी नहीं होती, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हर उपभोक्ता को सभी वैकल्पिक प्रयोग की पूर्ण जानकारी नहीं होती है। वास्तव में वह ऐसा नहीं होता है। उपभोक्ता को दूसरे वैकल्पिक प्रयोग की भी जानकारी नहीं होती है कि भाई इसके बराबर मुझे किससे सीमांत उपयोगिता मिलेगी। भाई 2 किलो गेहूं के बराबर मुझे किससे सीमांत उपयोगिता मिलेगी। 1 किलो दूध खरीदूं तो, या 2 किलो शक्कर खरीदूं तो, ठीक है। तो हर उपभोक्ता को इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी। तो ये पहला इसकी आलोचना है कि हर उपभोक्ता को वैकल्पिक प्रयोग की जानकारी नहीं होती है, ठीक है। 2 उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी, ये भी मान्यता उसी से जुड़ी हुई है। उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी नहीं,
तो दूसरी आलोचना जो हमने पहली पॉइंट पढ़ी थी, यानी ये पॉइंट तो कहता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को वैकल्पिक प्रयोग की जानकारी होती है कि भाई 1 किलो केले के बराबर किससे सीमांत उपयोगिता बराबर मिलेगी, 2 किलो सेब से मिलेगी या 2 किलो अनार से मिलेगी, ये जानकारी उसे होती है। तो वास्तव में ऐसा नहीं होता, सभी उपभोक्ताओं को वैकल्पिक प्रयोग की पूर्ण जानकारी नहीं होती। ठीक है। अब दूसरा, इसकी मान्यता क्या है, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, जबकि वास्तव में हर उपभोक्ता विवेकशील प्राणी नहीं होता है। तो इस नियम की एक कमी है कि इसमें उपभोक्ता को एक विवेकशील प्राणी माना गया है। ये पहली मान्यता इसकी यही है, इस नियम की, कि प्रत्येक उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, जबकि वास्तव में हर उपभोक्ता विवेक से निर्णय नहीं लेता है। आप में से कितने लोग हैं जो विवेक से निर्णय लेते हैं, आय के अनुसार निर्णय लेते हैं, भी इतनी आय है तो इतना खरीदूँ मैं। कुछ उपभोक्ता फैशन में, रुचि में, इन चीज़ों में प्रभावित होकर के खरीदते हैं वस्तु। ठीक है। तो उससे विवेक, फैशन अगर है तो भले वो कैसी भी वस्तु हो, घटिया हो तो भी उसे खरीदोगे। ठीक है। तो हर उपभोक्ता विवेकशील नहीं होता है। इस तरह एक शराबी, एक जुआ खेलने वाला, एक चोर, या आप कह सकते हो कि एक जो है सट्टेबाज, ठीक है, ये सारे जो होते हैं वो विवेक से निर्णय नहीं लेते। अगर सट्टेबाज विवेक से निर्णय, फिर सट्टा क्यों खोले? शराब पीने वाला, उसे पता है मुझे कोई सीमांत उपयोगिता नहीं मिल रही है, फिर भी वो क्यों पिएगा? तो हर उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं। ठीक है। तो वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि सभी वस्तुएं सीमांत उपयोगिता के आधार पर व्यय करे, हर उपभोक्ता सीमांत उपयोगिता के आधार पर निर्णय ले, ये नहीं होता। ठीक है। क्योंकि वो कई बातों से प्रभावित हो जाता है उपभोक्ता। किससे? एक तो जैसे विज्ञापन स्वयं, विज्ञापनों से प्रभावित होता ही नहीं होता है कि भाई यार कोलगेट से दांत सफ़ेद हो जाते हैं, फेयर ग्लो साबुन से नहाने से गोरापन आ जाता है। ठीक है। और हॉर्लिक्स पीने से बच्चा जल्दी ग्रोथ करता है। ये चीज़ें जो है, ये विज्ञापन दिखा करके और लोगों को क्या किया जाता है, उनके दिमाग को जो है वो कंपनी या अपनी वस्तु के पक्ष में किया जाता है। तो विज्ञापन में ज़्यादा भ्रामक विज्ञापन ज़्यादा आते हैं और आदमी विज्ञापन देख करके और वस्तु को खरीद लेता है, भले उससे उतनी सीमांत उपयोगिता मिल रही है या नहीं मिल रही है, कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है। तो वास्तव में उपभोक्ता पर किसका, क्यों विवेकशील नहीं होता? उपभोक्ता पर विज्ञापनों का, भ्रामक विज्ञापनों का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा उसकी आदतों का प्रभाव पड़ता है। अगर गंदी आदतें हैं तो फिर भले ही सीमांत उपयोगिता मिले ही नहीं मिले, खरीदेगा। एक सिगरेट पीने वाले को पता है कि कोई सीमांत उपयोगिता नहीं मिल रही है, उल्टा स्वास्थ्य को नुकसान है, फिर भी वो उससे पीता है, दिन में 5, 6, 8, 10 सिगरेट पीता है। शराब पीने वाला, क्योंकि उसकी आदत है, तो आदतों के कारण भी वो विवेक से निर्णय नहीं लेता है। ठीक है। तो उपभोक्ता पर विज्ञापनों का, आदतों का, और अगर हम देखें तो फैशन का, इन चीज़ों का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। इन चीज़ों से होकर के वो वस्तु को खरीद लेता है। अब उससे बराबर सीमांत उपयोगिता मिल रही है या नहीं, इससे पता नहीं। ठीक है। तो हर उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी नहीं होता, उस पर विज्ञापनों का, आदतों का, फैशन का, इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो ये दूसरी आलोचना हो गई। ठीक है। अब समसीमांत उपयोगिता की नियम की तीसरी आलोचना पढ़ते हैं कि सभी वस्तुएं विभाज्य नहीं, सभी वस्तुएं विभाज्य नहीं होती, विभाज्य नहीं होती। तो तीसरी आलोचना यह है कि ये एक मान्यता मान के चलता है कि वस्तु को चाहे जितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है। ये भी मान्यता गलत है कि सभी वस्तुएं विभाजित हो छोटे छोटे टुकड़ों में, ये कोई आवश्यक नहीं। ठीक है। क्योंकि ये मान के चलता है कि हर वस्तु को, जैसे अगर हम कहते हैं कि 1 किलो या 1 सेब के बराबर 2 केले हैं, ठीक है, या 2 सेब, जैसे उदाहरण ले ले, 1 सेब बराबर 2 केले, तो अगर आपको आधी सेब क्या कहें तो 1 केले के बराबर कितनी है, 1 केले के बराबर आधी सेब, तो सेब को टुकड़ा विभाज्य करना पड़ेगा, टुकड़े करना पड़ेगा ना। तो आधे चलो सेब के तो टुकड़े हो गए, लेकिन अगर हम बात कहें कि अगर एक कार के बराबर 10 मोटरसाइकिल है, 10 मोटरसाइकिल समान सीमांत उपयोगिता मिल रही है इससे, ठीक है, तो अब कार के विभाजित कर सकते हैं क्या?
मान लो 5 मोटरसाइकिल है उसके पास, तो 5 मोटरसाइकिल यानी आधी कार। संभव है क्या? हर वस्तु विभाजित हो ऐसे कोई आवश्यक नहीं। ठीक है। अब जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो विभाजित नहीं होती, जैसे मकान एक मकान के टुकड़े नहीं किए जा सकते, विभाजित 1 कमरा 2 कमरे विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है। कारें हैं, ये कार के विभाजन कैसे करोगे? ठीक है। जानवर है, ठीक है, जैसे मैंने जानवर का उदाहरण ले ले कि अगर एक भैंस के बराबर, भैंस और 4 बकरियों के बराबर है, अब भैंस 4 बकरियाँ, अगर 2 बकरियाँ ही हैं अगले बार, तो आधी भैंस थोड़ी होगी। संभव है क्या? ठीक है। तो हर वस्तु जो है वो विभाजित हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है। तो 1.5 कार कभी नहीं हो सकती, आधी कार कभी नहीं हो सकती, आधा मकान कभी नहीं हो सकता। ठीक है। आधी बकरी कभी नहीं हो सकती। तो ये हर वस्तु विभाजित हो कोई ज़रूरी नहीं है। खाने पीने की चीज़ें विभाजित हो सकती है, लेकिन सारी वस्तुएं विभाजित हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो मकान है, कारें हैं, जानवर हैं, इन चीज़ों को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी तीसरी आलोचना हो गई कि सभी वस्तुएं विभाजित या विभाज्य नहीं होती। नंबर 4, देखिए जितनी मान्यताएं हैं उन सब की मान्यताओं की सारी आलोचना है, ये कमियां होगी। जितनी मान्यता है उन सब की कमियां हैं। ठीक है। तो मान्यता की ऑपोजिट क्या होगी? उसकी कमियां। चौथा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, ये मान्यता में पढ़ा था हमने कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं। ये नियम ये मान के चलता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है, जबकि ऐसा नहीं है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या है? बदलती रहती है। ठीक है। वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मतलब हो गया कि मुद्रा से अगर एक 100 का नोट अगर 4 किलो शक्कर खरीद सकता है, फॉर एग्जांपल अगर हम 25 रुपये किलो गए तो 100 का नोट 4 किलो शक्कर खरीदे, तो आज के 2 महीने बाद या 1 साल बाद भी 100 का नोट 4 किलो शक्कर खरीदे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हो सकता है शक्कर सस्ती हो जाए या महंगी हो जाए। शक्कर जैसे 25 रुपये किलो है इसलिए 4 किलो खरीद सकता है, लेकिन अगर 2 महीने बाद शक्कर के भाव बढ़ के 30 रुपये किलो हो गए तो 100 का नोट 4 किलो शक्कर खरीद पाएगा क्या? नहीं। तो ये मान्यता जो है, ये नियम मान के चलता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में कोई बदलाव नहीं होता। वास्तव में ऐसा नहीं है। मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो भी बदलती रहती है और उसकी सीमांत उपयोगिता भी जो है क्या होती जाती है? बदलती रहती है। तो चौथी मान्यता के ऑपोजिट उसकी आलोचना होगी कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती। नंबर 5, पांचवी आलोचना, बजट अवधि अनिश्चित। बजट अवधि अनिश्चित। अब ये जो है ये मान्यता मानी जाती है कि बजट जो है वो अवधि निश्चित होती है, जबकि बजट निविधि जो है अवधि जो है वो निश्चित हो इसके लिए कोई गारंटी नहीं। ठीक है। क्योंकि बजट अवधि जो है, अब कुछ वस्तु जो हम कैसे, जैसे माना कि बजट अवधि का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर 1 महीने का अगर घरेलू सामान ले अपन, तो जैसे हम 4000 रुपये का महीने का घरेलू सामान आता है और वो 4000 रुपये में ख़त्म हो जाता है। खाद्य वस्तु की बात करते हैं अपन। ठीक है। खाने में दूध, गुड़, चीनी, शक्कर, जो भी आप खाद्य वस्तु है। लेकिन एक कार खरीदी आपने तो एक कार 1 महीने में खर्च हो गई क्या? ख़त्म हो रही है। एक कार तो कई सालों चलती है, एक मोटरसाइकिल कई, ये तो टिकाऊ वस्तु हैं। टिकाऊ वस्तुएं एक बजट अवधि की नहीं होती है कि 1 साल में ख़त्म हो जाएगी। एक टीवी खरीदा तो टीवी 1 साल में खर्च हो जाएगा, जबकि खाद्य वस्तुएं जो है वो उसकी एक बजट अवधि होती है कि 1 महीने में 4000 रुपये का राशन आता है घर में, तो 1 महीने बाद वो राशन ख़त्म हो जाएगा, फिर नया लेना पड़ेगा। ठीक है। तो एक बजट अवधि होती है कि भाई 1 महीने का घर का खर्चा जो है 4000 रुपये का है खाद्यान्न। लेकिन एक कार या एक मोटरसाइकिल की भी कोई अवधि होती है क्या कि भाई 1 महीने में मोटरसाइकिल भी ख़त्म हो जाएगी? जो टिकाऊ जितनी भी वस्तुएं हैं, कार है, गेहूँ है, कार है, मोटरसाइकिल है, ठीक है, टीवी है, तो ये टिकाऊ वस्तु हैं। टिकाऊ वस्तुओं की बजट अवधि नहीं होती। एक बार उसको खरीद लिया तो लंबे समय तक उसको काम में ले सकते हैं, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल। जबकि 1 महीने का राशन खरीदा तो 1 महीने के अंदर खर्च हो जाएगा। तो बजट अवधि अनिश्चित होती है।
अगर आपने 1 महीने का 4,000 रुपये का एक चीज़ खरीदी, अगर एक पानी की मोटर खरीद ली आपने तो गए आपके 4,000, तो फिर आपका पूरे महीने का बजट बिगड़ जाएगा। और एक मोटर को आप तो 1 साल महीने से नहीं चलाओगे, आपको लंबे समय तक चलाओगे, जबकि 1 महीने का राशन जो है आप केवल 1 महीने चला सकते हो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बजट अवधि निश्चित हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये नियम लागू तब होता है जब एक बजट अवधि निश्चित हो। प्राय बजट अवधि जो है वो 1 वर्ष की मानी जाती है। हम ये कहते हैं कि 1 वर्ष के जो है 1 महीने या 1 वर्ष की मान सकते हैं अगर कहते हैं। अब 1 महीने वर्ष में आपने एक वस्तु खरीद ली तो टिकाऊ उपभोग वस्तु तो लंबी चलेगी। टिकाऊ उपभोग वस्तु जैसे कार है, पंखा है, टीवी है, तो दूसरी बजट अवधि में भी वो आगे जाएगी। भाई 2020 में खरीदी तो कार 2020 में ख़त्म थोड़ी हो जाएगी, 21, 22, 23, 24 चलेगी आगे। ठीक है, तो वो एक बजट अवधि में खर्च नहीं होती है, वो लगातार आगे भी जारी रहती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 5वीं आलोचना ये होती है इसकी कि बजट अवधि जो है वो अनिश्चित होती है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि बजट अवधि जो है वो अनिश्चित होती है तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आज हमने क्या पढ़ा, सीमांत उपयोगिता नियम कंप्लीट पढ़ा, 2 शर्तें पढ़ी हमने। ठीक है, नियम पढ़ा और उसकी जो कमियां हैं उसको बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता का नियम का महत्व क्या है और जो अगला टॉपिक है आपके उसके बारे में जो क्रम। ठीक है, धन्यवाद।